हेलो, कैसे आप लोग। तो अब हम इंडियन आर्मी सेट 2 लेकर चलते हैं और सेट 2 में जीके का पार्ट आपका हो चुका है। अब जीएस का पार्ट लेकर चलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। तो हम जीके कंप्लीट कर लिया है और अब जीएस लेकर चलते हैं, जनरल साइंस। तो पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो वो मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि पृथ्वी से प्राप्त होने वाले वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है अयस्क कहलाते हैं। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है अयस्क कहलाते हैं। और जो हेमेटाइट अयस्क है किसका है बच्चों, लोहे का। वैसे कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन अयस्क से आपको बताया था कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। तो क्या है बच्चों एल्यूमिनियम का अयस्क, जो लास्ट क्लास में था बॉक्साइट। याद रखना है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सी है, हंसाने वाली गैस कौन सी है। चलो पहले इनके सूत्र लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होती है और आग बुझाने में यूज होती है। आग बुझाने में प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते होंगे कि गाड़ियों में सिलेंडर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, कॉलेजों में होते हैं। तो वे सिलेंडर जो होते हैं रेड कलर के, उसमें आग बुझाने वाली गैस होती है और वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो इसको हास्य गैस कहते हैं। हास्य गैस हंसाने वाली गैस है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में वही आ गया, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि आग बुझाने में CO2 का प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप अन्य भी लिख लो, जैसे नियोन है Ne संकेत है, नाइट्रोजन N संकेत है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो इनके आप ये भी याद करना, इनके प्रतीक रासायनिक सूत्र, जैसे नियोन का Ne, नाइट्रोजन को N, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। वैसे आपको खुद पता होना चाहिए, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको ग्रीन हरित गैस भी कहते हैं। ग्रीन हरित गैस भी कहा जाता है। भूमंडलीय ताप बढ़ाने में सहायक होती है। भूमंडलीय ताप बढ़ाने में सहायक होती है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने प्रयोग की जाती है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, नोट करते हैं ना बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है। चमगादड़ एक स्तनपायी है, निश्चर है, रात में भ्रमण करने वाला, उल्टा सोता है, पता होना चाहिए बच्चों। लेकिन ये अंडे नहीं देता। स्तनपायी तो है लेकिन ये चमगादड़ अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। तो ये तो नहीं होगा। कंगारू, कंगारू भी अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। चिड़िया, ये तो पक्षी हो गया।
तो चिड़िया तो कई तरह की होती है भाई, सभी अंडे देती है अक्सर पक्षी। डक, बर्ड, प्लेटिपस, तो ये ऐसा स्तनपायी है जो अंडे देता है। डक, बर्ड, प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है बच्चों जो अंडे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो डी सही है। चमगादड़ स्तनपायी तो है लेकिन बच्चे देता है। कंगारू स्तनपायी है लेकिन अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। चिड़िया तो पक्षी हो गया, स्तनपायी नहीं होते हैं। डक, बर्ड, प्लेटिपस ये स्तनपायी है और अंडे देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है? तो लेपेरोस्कोपी का संबंध रडार से नहीं है, ऊतक विज्ञान से भी नहीं है, लेजर बीम का अध्ययन भी नहीं किया जाता इसमें। तो सर्जरी और रोग की जांच होती है। क्या है सही बच्चों इसका आंसर? सर्जरी और रोग की जांच होती है लेपेरोस्कोपी से। सर्जरी और रोग की जांच होती है लेपेरोस्कोपी से। सही आंसर क्या है बच्चों? डी। डी सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 21। द्रव्य की चौथी अवस्थाएं कौन सी हैं? सही बच्चों पता होगा कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है वो ठोस, प्रथम अवस्था, द्रव, गैस, इन तीन अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था है द्रव्य की वो प्लाज्मा है। ठोस, द्रव, गैस, इन तीन अवस्थाओं के बाद द्रव्य की चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है बच्चों। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 22 22वां। तो इसमें आपसे पूछ लिया गया है निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2। यूरिया एक मिश्रित उर्वरक नहीं है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। NPK, तो NPK एक मिश्रित है, NPK। N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम। तो इसमें पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, तीनों को मिश्रित करके NPK का निर्माण किया जाता है। तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनसे मिलकर NPK बनती है और एक मिश्रित उर्वरक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। समझा होगा बच्चों, नोट कर लेना फॉर्मूले भी और प्रतीक भी इनके। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो जो गाय का दूध होता है ये दो विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। एक तो विटामिन ए और एक विटामिन डी। तो अब तो ऑप्शन में तो दोनों हैं, विटामिन ए भी विटामिन डी भी। गाय का दूध विटामिन ए और विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन इसमें सब पूछा गया सबसे प्रमुख स्रोत, तो सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए और उसके बाद सेकंड स्थान में मिलती है विटामिन डी। सबसे ज्यादा जो गाय का दूध में मिलता है विटामिन ए मिलता है और उसके बाद इसके बाद मिलता है विटामिन डी। तो दोनों ही अच्छे स्रोत हैं, विटामिन ए विटामिन डी गाय के दूध में, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन ए और उसके बाद विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या सही होगा बच्चों?
विटामिन ए लगाए या विटामिन डी लगाए? तो इसका आंसर हम लगाएंगे विटामिन ए। विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलती है, विटामिन डी कम मात्रा में मिलती है ए की अपेक्षा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 24। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड को आंत जवर भी कहा जाता है बच्चों, आंत जवर, आंत का बुखार, और ये शरीर की जो आंत होती है उसको प्रभावित करता है। तो टाइफाइड शरीर की आंत को प्रभावित करता है। और टाइफाइड जो होता है जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो जो टाइफाइड होती है ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है और हमारी आंत को प्रभावित करती है बच्चों। इसी कारण इसको आंत जवर भी कहा जाता है, आंत का बुखार। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 26। किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? तो बच्चों दांतों के बारे में देखते हैं। जो दांत होते हैं तो 4 टाइप के दांत होते हैं। एक तो कृंतक, एक करंदनक, एक अग्रचौणक और एक चौणक। तो आप कहोगे तो कोई सा मैच नहीं कर रहा, कृंतक कर रहा है। तो देखो रंदनक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, अग्रचौणक को बोलते हैं प्रीमोलर इंग्लिश में, और चौणक को बोलते हैं मोलर। तो जो कृंतक दांत होते हैं इस तरह यू के आकार के होते हैं, जिनकी जड़ें हैं यू के आकार के होते हैं। जैसे ही जबड़ा होता है हमारा, तो जबड़े में सबसे पहले दांत कृंतक होते हैं यू आकार के, इस तरीके से। फिर इसके बाद रंदनक या इंसीजर को आप इस तरह नुकीले दांत होते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही दांत समाप्त होते हैं उसके बाद ये दांत मिलते हैं। उसके बाद इस तरह की आकृति मिलेगी आपको। इनको बोलते हैं अग्रचौणक। उसके बाद आपको इस तरह की आकृति मिलेगी, थोड़ा बड़ा आकार का, और ये होते हैं चौणक। देखो जो कृंतक दांत होते हैं काटने के काम आते हैं, काटने। जैसे आपको सेब दिया गया तो आप सेब को काटो कृंतक दांतों से। जो रंदनक है ये चीरने का काम आते। जैसे आपको कहा गया कि गन्ना छीलो, तो आप गन्ना छीलने के लिए इन दांतों का प्रयोग करेंगे। अब ये 2 टाइप के दांत जो बचे ये चबाने का काम आते हैं, चबाने के। जैसे आपने सेब काटा, काटने के बाद आप चबाएंगे इन दांतों से। अब गन्ना छील लिया, छीलने के बाद चबाएंगे इन दांतों से, तो चबाने का काम आते हैं। यदि संख्या की बात करें तो बच्चों संख्या पूछ ली जाती है। संख्या याद करने के लिए आप ऐसे करोगे 21, 23 लिख लोगे। आपको ऐसा रखना होगा, यदि आपसे पूछा जाए कृंतक दांत कितने होते हैं, रंध्रक कितने होते हैं मानव में, अग्रचौणक कितने होते हैं मानव में, और चौणक कितने होते हैं मानव में। तो देखो 21, 23 आपको याद रखना है फॉर्मूला। यदि आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 21, 23 में, तो आपके नंबर ऑफ टीथ निकल जाएंगे। तो ये कितने होते हैं कृंतक? 8, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। ये कितने हो जाएंगे सोल्व करने के बाद? 4, 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। उसके बाद ये कितने हो जाएंगे? 8, अरे कितने हो जाएंगे? 12। यदि आप ऐड करोगे 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32 दांत। तो मानव में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे जड़ें कितनी होती है? जड़ें तो आप देख सकते हो कृंतक में 1 जड़, रंध्रक
में एक जड़, और अगर चरणक में दो जड़ें होती है, एक इस तरह दो जड़ें होती है। और जो चरणक है मोलर, इसमें इस तरीके से 3 जड़ें होती है, सबसे अंत में होती है जबड़े में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोलर। मोलर में 3 जड़ें होती है, मोलर में 3 जड़ें होती है। बच्चों याद रखना है आप लोगों को, दांतों के बारे में क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो जो लार मदद करती है, देखो प्रोटीन के पाचन में लार मदद नहीं करती, और ना ही वसा के और ना ही रेशे के। तो लार करती है स्टार्च के पाचन में सहयोग। तो स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? हमारे मुख में होता है, हमारे मुख यानी कि मुंह में स्टार्च का पाचन करती है लार। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। बच्चों इसका आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो जब आंख के पुतली के आकार में परिवर्तन होता है तो निकट दृष्टि दोष की संभावना बन जाती है। तो क्या सही होगा? सी, आंखों के पुतली के आकार में परिवर्तन। तो क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसका सी सही होगा। आपको याद करना है, और फिर कभी टाइम लगेगा तो डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, इस क्वेश्चन के। तो आज थोड़ा टाइम कम है। और नेक्स्ट चलते हैं लेकर अपना क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 होता है। 1350 जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो इसका आंसर है डी सही। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर, और इसमें है निम्न में से कौन सा संक्रमण हवा से फैलता है? तो वो आपने सुना होगा एक प्लेग। प्लेग, तो प्लेग चूहों से फैलता है, आपने सुना होगा। प्लेग चूहों से फैलता है और चूहे के बैक्टीरिया से फैलता है। तो प्लेग एक संक्रमण रोग नहीं है, मतलब चूहे से फैलता है लेकिन हवा से नहीं फैलता। हवा से चूहे से तो फैलता है, चूहे के बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा के माध्यम से किसी अन्य में प्रवेश नहीं कर पाते। तो टाइफाइड एक आंत जबर है, जो पिछला क्वेश्चन में था, तो आंत को प्रभावित करता है। तपेदिक, जिसको बोलते हैं क्षय रोग, टीबी। जो टीबी होती है, किसी व्यक्ति को क्षय रोग है, तपेदिक है, तो हवा के माध्यम से अन्य व्यक्ति को भी हो जाता है। तो तपेदिक एक ऐसा संक्रमण है जो हवा के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। हैजा आपको पता ही होगा कि हैजे में भी क्या होती है, हमारी आंत प्रभावित होती है, और एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है, एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है हैजा। तो सही आंसर क्या है बच्चों? तपेदिक। तपेदिक हवा के माध्यम से प्रसारित होता है। और आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन लेकर 30, और ये आपके सेट नंबर 2 का जीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपकी क्लास मैथ की होगी। तो क्वेश्चन है 30, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बच्चों याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व, जो पानी होता है तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक है। लेकिन आपको एक याद रखना है आयतन कम होता है। देखो जब घनत्व बढ़ता है तो आयतन घटता है। ऐसे भी आ जाता है कई बार कि किस टेम्परेचर पर आयतन सबसे कम होता है, तो जिस टेम्परेचर पर घनत्व अधिक होगा उसी टेम्परेचर पर आयतन सबसे कम होता है। घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है।
घनत्व घटता है, आयतन बढ़ता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब दोनों याद रखना है। और इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी सही है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।